हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के पार्ट 3 को कवर करेंगे। देखिए, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम लोग कब यूज़ करेंगे और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कब यूज़ करेंगे, ये पहले जान लेते हैं। तो जब हमें ये पता है कि हमें एरे में कितने एलिमेंट इनपुट करने हैं, सपोज मुझे 10 एलिमेंट इनपुट करने हैं, तो हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करेंगे। बट मुझे ये नहीं पता है कि मुझे एरे में कितने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं एट रन टाइम। तो मैं कंपाइल टाइम पे फिक्स नहीं हूँ, तो मैं वहाँ पर एरे स्टैटिक नहीं बना सकता। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एरे रन टाइम पे क्रिएट करना होगा। तब हम लोग वहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो इस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए सी के लाइब्रेरी फाइल्स में कुछ फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। तो उन फंक्शन के यूज से हम लोग रन टाइम पे मेमोरी को क्रिएट करेंगे, वो भी यूजर के नीड पे। ठीक है, तो उन्हीं फंक्शन को हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन हम लोग देखते हैं कौन सा है। सो द फर्स्ट फंक्शन इज malloc. So the first function is malloc. So malloc stand for memory allocation. अगर आप malloc फंक्शन तो फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ये मेमोरी एलोकेशन इसको कहा जाएगा। द malloc फंक्शन रिजर्व अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स एंड रिटर्न अ वॉइड पॉइंटर। तो अगर आप रन टाइम पे मेमोरी को क्रिएट करना चाहते हैं यूजिंग malloc फंक्शन, तो आपको एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी ये फंक्शन क्रिएट करेगा। और वो सिंगल ब्लॉक क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप उसमें किस टाइप के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। सो ऑफ स्पेसिफाइड बाइट, तो एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट होगा ऑफ बाइट लाइक 2, 4, 10, 6 जो भी आप रखना चाहेंगे। एंड रिटर्न अ वॉइड पॉइंटर, तो मतलब malloc फंक्शन रिटर्न अ वॉइड पॉइंटर। तो malloc फंक्शन को ये नहीं पता है कि आप उसके अंदर क्या स्टोर करना चाहते हैं। malloc फंक्शन सिंपली क्रिएट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। सो इसीलिए वो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा आपको कि आप बाद में उसमें कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, डिराइव डेटा टाइप कोई भी डेटा आप स्टोर कर सकें। malloc टेक सिंगल आर्गुमेंट, तो malloc फंक्शन जो है वो आपसे एक सिंगल आर्गुमेंट लेता है। वो सिंगल आर्गुमेंट ये होगा कि आप कितने बाइट का मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं। दैट इज द आर्गुमेंट टेकन बाय दिस malloc फंक्शन। तो जो मेमोरी malloc फंक्शन के द्वारा क्रिएट किए जाएंगे उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होगा वो कोई गार्बेज वैल्यू होगा। सो malloc फंक्शन इनिशियलाइज गार्बेज वैल्यू टू द एलोकेटेड मेमोरी। तो अगर आपने रन टाइम पे malloc फंक्शन के यूज से एक मेमोरी क्रिएट किया है, तो जो उसका इनिशियल वैल्यू होगा वो कोई भी एक रैंडम वैल्यू जिसको हम लोग गार्बेज वैल्यू कहते हैं वो उसके अंदर स्टोर होगा। सो नाउ टेक द सिंटैक्स ऑफ malloc फंक्शन। सो malloc फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। सो वी हैव टू यूज malloc फंक्शन। malloc फंक्शन आप यूज करेंगे और उस फंक्शन में एक आर्गुमेंट पास करेंगे और वो आर्गुमेंट क्या होगा, मेमोरी का साइज होगा इन टर्म्स ऑफ बाइट। ठीक है, अब ये फंक्शन malloc फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, उस मेमोरी का एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, और हमें पता है कि अगर कोई वेरिएबल के हमें एड्रेस स्टोर करना है तो हमें एक पॉइंटर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर, तो मतलब malloc फंक्शन जो भी एड्रेस रिटर्न करे वो इस ptr नाम के पॉइंटर में जाके स्टोर हो जाए। बट देखिए ये पॉइंटर ptr है। अब आप जो मेमोरी क्रिएट करेंगे तो उस ब्लॉक में कुछ वैल्यूज रखेंगे, तो वो वैल्यूज क्या होंगी उसके बेसिस पे आपने ये पॉइंटर बनाया। बट malloc फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, वॉइड पॉइंटर। तो हमें यहाँ पर टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो ptr इक्वल टू वॉइड, क्योंकि आपका malloc फंक्शन या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो भी फंक्शन है
वो आपको वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेंगे मैलॉक बाइट साइज। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने लिखा है ptr इज इक्वल टू इंट एस्ट्रिक मैलॉक 4। तो ये 4 जो लिखा हुआ वो क्या है, वो बाइट साइज है, मतलब 4 बाइट का एक ब्लॉक क्रिएट कीजिए बाय यूजिंग मैलॉक फंक्शन। तो मुझे ये पता है कि उस ब्लॉक में रखना क्या है। तो जब आप प्रोग्रामर को ये पता होगा कि उस ब्लॉक में रखना क्या है, तो आप उस वॉइड पॉइंटर को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिजायर पॉइंटर में। तो मुझे इंटीजर टाइप रखना है, तो वो वॉइड पॉइंटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर पॉइंटर। और ये पूरे फंक्शन की वैल्यूज जो होगा, जो कि एड्रेस होगा, वो हम कहाँ पर स्टोर कर देंगे, एक पॉइंटर में। ठीक है। तो अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो एक ptr नाम का पॉइंटर बनेगा मेमोरी में। तो ये ptr हम लोग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू क्रिएट करेंगे। ये ptr डायनेमिक नहीं होगा। ये जो पॉइंटर होगा वो हम लोग स्टैटिक मतलब डिक्लेरेशन वाले पार्ट में ही इसको हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। और वो डिक्लेरेशन कैसे पता चलेगा, वो हमें पता है कि हमें जो मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमें किस टाइप का डेटा चाहिए, इंटीजर, तो हम इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर कर लेंगे। इसको हम लोग प्रोग्राम में और देखेंगे अच्छे से। ठीक है। अब ये क्या होगा, एक ptr है, ptr क्रिएट होगा और इस मैलॉक फंक्शन से एक 4 बाइट का मेमोरी क्रिएट हो जाएगा। सपोज उसका एड्रेस क्या था, 1000 पे उसने क्रिएट हुआ है। और हमें बताया कि आपको मैलॉक फंक्शन जो भी क्रिएट करता है उसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू होता है। तो इनिशियल इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू है। तो जैसे ही आप इस एड्रेस को वैल्यू ptr में रखेंगे, तो मतलब ये 1000 कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस पॉइंटर में। अब ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस ब्लॉक को। ठीक है। सो अ मेमोरी ऑफ 4 बाइट is allocated and a pointer ptr hold the address of the first byte of the allocated memory. Okay. नोट में इफ सपोज ये मैंने 4 बाइट लिखा है ना, ये आप 400 लिख सकते हो, 4000 लिख सकते हो, आपको क्या स्टोर करना है। ठीक है, ज़्यादा मेमोरी अगर आप स्टोर करना चाहते हैं। सो इफ मेमोरी इज नॉट क्रिएटेड देन पॉइंटर ptr असाइन टू नल। अगर आप मेमोरी क्रिएट करना चाहते हो, मेमोरी साइज ज़्यादा है और उस टाइम पे जब आपने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया वो उस टाइम पे उतनी मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो रन टाइम पे वो मेमोरी क्रिएट नहीं होगा। तो वो पॉइंटर जो होगा वो इसको पॉइंट नहीं करेगा। किसको पॉइंट कर रहा होगा, किसी नल को, और नल मीन्स नथिंग। ठीक है। तो ये तो मैलॉक फंक्शन था। आइए अब हम लोग मैलॉक फंक्शन को प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ओके। तो मैंने एक मैलॉक फंक्शन को इंप्लीमेंट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैंने लिख रखा है, वो आप बाद में आ जानिएगा। मैं पहले क्या करूँगा, मुझे रन टाइम पे क्या करना है, मेमोरी क्रिएट करना है ऑफ 4 बाइट। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, मैलॉक लिखोगे। सो हम लोग मैलॉक फंक्शन का यूज़ करेंगे, मैलॉक फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, एक आर्गुमेंट। तो हमने आर्गुमेंट पास किया 4। तो ये 4 जो है वो बाइट के फॉर्म में। अब आपको ये पता है कि ये जो मैलॉक फंक्शन है ये क्या आपको रिटर्न करता है, ये मैलॉक फंक्शन आपको एड्रेस रिटर्न करता है मेमोरी ब्लॉक का 4 का। अब मैं ये मैलॉक क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ये मुझे पता है कि मुझे इसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, ये मुझे पता है। तो अगर मुझे इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे पहले क्या करना होगा, मुझे अपने प्रोग्राम में एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा। तो ये कहलाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। अब मुझे पता है कि ये मैलॉक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस। और ये जो p नाम का वेरिएबल है ये पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल क्या होल्ड करता है, एड्रेस। तो मैंने लिख दिया p इज इक्वल टू मैलॉक फंक्शन। तो मैलॉक का जो भी एड्रेस होगा वो कहाँ चला जाएगा, p में। अब मुझे ये भी पता है कि जो आपका मैलॉक फंक्शन होता है वो आपको क्या रिटर्न करता है, वॉइड पॉइंटर। वो वॉइड पॉइंटर इसलिए रिटर्न करता है क्योंकि ये जब 4 बाइट का एक मेमोरी क्रिएट करेगा तो उसको ये नहीं पता है कि इसके अंदर आप क्या रखना चाहते हो, बट यूजर जो भी रखना चाहेगा वो उसके अकॉर्डिंग उस वॉइड पॉइंटर को कन्वर्ट कर लेगा। तो देखिए आपको पता है पॉइंटर जैसा एड्रेस होल्ड करता है उसी टाइप के डेटा को भी होल्ड करता है। और ये कह सकते हैं आप कि अगर जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का है तो उसका पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का होगा। तो हमें इस वॉइड जो मैलॉक फंक्शन वॉइड पॉइंटर है इसको हमें क्या करना होगा, टाइप कास्ट करना होगा। किस फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में। सो इंट एस्ट्रिक। तो ये हो गया आपका मैलॉक फंक्शन का यूज
और malloc फंक्शन के थ्रू हमने एक ब्लॉक क्रिएट किया। अब मैंने इस printf से क्या लिखा है, मैंने इस printf से इस ब्लॉक में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए लिखा है। सो scanf फंक्शन का यूज करके मैंने p में, देखिए मैंने यहाँ पर m% नहीं पास किया है क्योंकि p जो है वो पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल में किसका एड्रेस होगा, इस malloc का, तो उस पे जाके आप वैल्यू स्टोर कर दीजिए। अब scanf फंक्शन के थ्रू मैंने क्या किया है, जो वैल्यू मैंने इनपुट किया उसको प्रिंट कराया है। तो देखिए इस p में क्या होगा, इस malloc 4 बाइट का एड्रेस होगा। मुझे एड्रेस नहीं प्रिंट करना है, मुझे एड्रेस पे क्या वैल्यू है तो मुझे एस्ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो पॉइंटर में अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी है, पॉइंटर वेरिएबल जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है और उसकी वैल्यू को प्रिंट करानी है, तो वी हैव टू यूज एस्ट्रिक सिंबल, दैट इज कॉल्ड डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। और इस printf के थ्रू मैंने malloc वेरिएबल जो malloc ने क्रिएट किया है उसको मैंने प्रिंट करा लिया। और इस printf से मैंने पॉइंटर जहां पर क्रिएट हुआ है वो एड्रेस प्रिंट करा लिया। ठीक है, आइए इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया सक्सेसफुल। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। सो एंटर वैल्यू, सो आई हैव एंटर 88। So the input value is 88, address of malloc variable is some like this one and the address of pointer is इतना। तो malloc ने जो 4 बाइट का मेमोरी क्रिएट किया है वो आपके मेमोरी के इस ब्लॉक पे, इस एड्रेस पे एलोकेट हुआ है और पॉइंटर कहाँ पर क्रिएट हुआ है, वो ये एड्रेस है। तो ये था malloc फंक्शन का यूज कि आप रन टाइम पे कैसे मेमोरी क्रिएट करेंगे। ओके, सो कम टू द सेकेंड फंक्शन। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं। So your second function is calloc function. So calloc stand for contiguous allocation. So contiguous allocation का मतलब ये है कि आप मेमोरी को कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक में, और कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक का मतलब हो गया एरे, तो calloc फंक्शन आपको एक एरे क्रिएट करेगा रन टाइम पे। So calloc is used to allocate a multiple या n block of memory of same size. तो अगर आप calloc फंक्शन का यूज करते हैं तो ये एक मल्टीपल नंबर ऑफ मेमोरी ऑफ सेम साइज क्रिएट करता है, बेसिकली कॉल्ड एरे। सो calloc is used to create a array at runtime. calloc take 2 आर्गुमेंट। सो जैसे आप malloc में एक आर्गुमेंट पास कर रहे थे बाइट साइज, उसी तरह calloc भी जो होता है ना वो 2 आर्गुमेंट इनपुट कराता है। वो 2 आर्गुमेंट क्या होगा वो हम लोग सिंटैक्स के थ्रू जानेंगे। calloc इनिशियलाइज ऑल बाइट टू 0, मतलब calloc के थ्रू अगर आप रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करेंगे तो जो भी ब्लॉक, जितने भी n ब्लॉक क्रिएटेड होंगे वो हर n ब्लॉक डिफॉल्ट वैल्यू 0 इनिशियलाइज होगा। ओके, नाउ कम टू द सिंटैक्स ऑफ calloc. So syntax of calloc, we have to use calloc function and pass 2 argument. पहला आर्गुमेंट होगा आपको कितने ब्लॉक क्रिएट करने हैं, सो दिस इज n डिनोटेड बाय n एंड पास द साइज, उस हर n ब्लॉक का साइज आप क्या रखना चाहते हो, 2 बाइट 4 बाइट 6 8 जो भी आप दोगे। तो ये 2 आर्गुमेंट calloc फंक्शन लेता है। हमें पता है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन जो होते हैं वो आपको एड्रेस रिटर्न करते हैं, और ये फंक्शन जो होता है वो वॉइड टाइप का होता है, वॉइड पॉइंटर। और इस एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंटर वेरिएबल। सो ptr इक्वल टू वॉइड एस्ट्रिक, क्योंकि आपका calloc जो होता है वो बाय डिफॉल्ट वॉइड पॉइंटर होता है, calloc एंड कॉमा साइज। ओके, नाउ कम टू विथ एग्जांपल। ptr इक्वल टू एंड इंट एस्ट्रिक calloc 5 कॉमा साइज ऑफ इंट। तो मैंने यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास किया। पहला आर्गुमेंट 5 है जो आपको बता रहा है कि 5 ब्लॉक क्रिएट करने ऑफ साइज इंट। तो उस सिस्टम पे इंट के लिए जितना मेमोरी एलोकेटेड है उतने साइज का 5 ब्लॉक आप क्रिएट कर दीजिए। तो इस एग्जांपल को अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू देखें तो क्या होगा, एक ptr नाम का पॉइंटर क्रिएट होगा, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, सपोज 2000 पे ये क्रिएट हुआ है, और ये 5 ब्लॉक आपका क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, और सपोज ये मेमोरी के इंडेक्स नंबर 1000 पे क्रिएट हुआ है। तो अगर आप इसमें इंट रखेंगे तो ये इंट का क्या होगा, सेकेंड ब्लॉक 1002, थर्ड ब्लॉक 1004, 1006, 1008। तो इस calloc फंक्शन से आपको क्या होगा, ये एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा
उसका एड्रेस जो होगा वो ये ptr होल्ड करेगा। अब अगर हमें एरे का फर्स्ट एड्रेस पता है तो हम इस इंडेक्स को बाकी सभी इंडेक्स को हम लोग एक्सेस कर सकते। और कैलॉग फंक्शन आपको क्रिएटेड ब्लॉक में क्या वैल्यू रखता है, 0, तो वो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या इनिशियलाइज कर देगा, 0 वैल्यू। So the above statement allocate contiguous space in a memory for 5 element of type int. 5 ब्लॉक क्रिएट करेगा फॉर साइज ऑफ int. ओके, एक नोट मैंने लिखा है, कैलॉग इज बेटर देन मैलॉग फंक्शन। तो अगर आपको रन टाइम पे एरे क्रिएट करना है, सो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ना यूज करके हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करें कॉन्सेप्ट, और बाय यूजिंग कैलॉग फंक्शन, क्योंकि कैलॉग फंक्शन आपको एक एरे देगा जबकि मैलॉग फंक्शन क्या देगा आपको, एक सिंगल ब्लॉक। ठीक है, आइए इसकी एग्जांपल को देखते हैं। तो अब हम एग्जांपल में क्या देखेंगे कि कुछ इसी को प्रेजेंट करेंगे कि कैसे कैलॉग के थ्रू हम मेमोरी क्रिएट करेंगे। और जो आपका ये पीटीआर होगा वो क्या कर रहा है, फर्स्ट एड्रेस को कंटेंट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी एड्रेस को प्रिंट कराएंगे और इस पीटीआर में जो एड्रेस होगा उसको भी हम लोग प्रिंट करा के देखेंगे क्या वो सेम आ रहा है या नहीं। सो ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड कराया। सेकंड हेडर फाइल आपको पता है कि मैलॉग कैलॉग फंक्शन को यूज करना है तो आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल यूज करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने वॉइड मेन लिखा। अब जैसे सेम मैलॉग का किया उसी तरह हमें क्या करना है, कैलॉग फंक्शन यूज करना है, रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करना है। तो कैलॉग इसमें 2 आर्गुमेंट पास करेंगे। पहला आर्गुमेंट क्या होगा, यूजर से हम इनपुट कराएंगे कितने एलिमेंट आपको इनपुट करना है, तो एक वो हो जाएगा n और साइज ऑफ इंट। तो अब n इनपुट करना है तो उसके लिए हमें डिक्लेरेशन भी करना होगा। तो हम क्या करेंगे, उस n को डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप। हमें आगे लूप रन कराना होगा वैल्यू रखने के लिए, तो हम एक वेरिएबल i लेंगे। यूजर से मैंने इस printf स्टेटमेंट के थ्रू स्क्रीन पर प्रिंट हो और स्कैनफ के फंक्शन के थ्रू मैंने यूजर से n की वैल्यू इनपुट करा लिया। तो यूजर n की वैल्यू 5 रख सकता है, 4 रख सकता है, 10, 20 जो भी उसके अकॉर्डिंग मेमोरी क्रिएट हो जाए। तो आपको पता है कि मैलॉग जो है वो आपको एड्रेस प्रोवाइड करेगा फंक्शन। तो इस एड्रेस को होल्ड करने के लिए वेरिएबल चाहिए। तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमें कौन सा वेरिएबल चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन में एक पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेंगे और इस कैलॉग फंक्शन को हम कहां पर इनिशियलाइज कर देंगे, इस p नाम के वेरिएबल में। सो दिस कैलॉग फंक्शन आल्सो रिटर्न वॉइड पॉइंटर। हमें पता है कि हमें उस एरे में क्या रखना है, हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू रखना है। सो उस वॉइड पॉइंटर को हम लोग इंट टाइप में टाइप कास्ट कर लेंगे। इस फॉर लूप के थ्रू मैंने क्या किया है, जो एरे क्रिएटेड हुआ उसके हर इंडेक्स पे एलिमेंट को स्टोर कराया है। सो p प्लस 0 मीन्स p में पहले 1000 होगा, जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाया। 1000 प्लस 0 मीन्स 1000 का 0 इंडेक्स। उसके बाद i की वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जितना भी आप n की वैल्यू देंगे हर इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, स्कैनर फंक्शन के थ्रू वैल्यू को स्टोर करा देंगे। अब इस printf के थ्रू मैंने क्या किया है कि हर ब्लॉक के एड्रेस को प्रिंट कराया है। ओके, और उसके बाद मैंने जो पॉइंटर p क्रिएट किया है उसके अंदर क्या कंटेंट है, तो उसके अंदर कंटेंट क्या होगा, इस मैलॉग फंक्शन का एड्रेस होगा। जो मैलॉग फंक्शन ने क्रिएट किया है उसका एड्रेस होगा। तो इस printf से मैलॉग के अंदर जो कंटेंट होगा वो कैलॉग के अंदर, कैलॉग फंक्शन के थ्रू जो क्रिएट होगा मेमोरी वो आपका पॉइंटर में होगा। और इस लास्ट printf के अंदर मैंने पॉइंटर जहां क्रिएट हुआ उसको मैंने प्रिंट करा लिया। सो कंपाइल किया, एग्जीक्यूट कराया। सो एंटर द एलिमेंट, तो हमने 5 एलिमेंट इंसर्ट किया, कोई भी रैंडम वैल्यू मैंने इंसर्ट कर लिया। सो दिस इज 3 to 5। तो जैसे ही मैंने इनपुट किया तो देखिए आउटपुट मुझे कुछ मिला। सो एड्रेस ऑफ ईच ब्लॉक, तो वहाँ मैंने जस्ट एजम्पशन माना था 1000, 1002। तो यहाँ पर एक्चुअल में मेमोरी जो एलोकेट है वो क्या है, 336, 340, 344, 348, 345। तो मतलब इस सिस्टम पे इंटीजर के लिए 4 बाइट एलोकेटेड। देखिए 4 बाइट का डिफरेंस है। तो ये तो 5 जो भी क्रिएट हुआ है उसका इंडेक्स है। और
मैलॉक जो भी क्रिएट हुआ है वो क्या करेगा, अपना फर्स्ट एड्रेस पॉइंटर में असाइन कर देगा। तो ये देखिए, ये एड्रेस और ये एड्रेस दोनों सेम है, ठीक है। और जहां पॉइंटर क्रिएट हुआ होगा वो एड्रेस आप ये है। तो ये तो हो गया कि हमने रन टाइम पे बाय यूजिंग टू फंक्शन मैलॉक और कैलॉक हमने मेमोरी को क्रिएट किया। अब ये यूजर की नीड है कि वो मैलॉक यूज करता है या कैलॉक, सो इट इज बेटर टू यूज कैलॉक फंक्शन। तो ये हमने दो फंक्शन देख लिया, ठीक है। अब जो ये मेमोरी क्रिएट हो रहा है ना, ये हम लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं रन टाइम पे। और जो मेमोरी स्टैटिक क्रिएट होते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू जो मेमोरी क्रिएट होता है वो कंपाइलर प्रोग्राम के खत्म होने पे उसको फ्री करता है। बट जो मेमोरी रन टाइम पे क्रिएट होते हैं उनको कंपाइलर कभी भी फ्री नहीं करते। तो ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप उस पॉइंटर को यूज कर चुके हैं और अगर उसकी जरूरत नहीं है तो आप एट द एंड और इन बिटवीन उस मेमोरी को, उस पॉइंटर को फ्री कर दीजिए। So dynamically allocated memory created with the malloc or calloc does not get freed by their own. So at the end of program, programmer must free the pointer ptr pointer, उस पॉइंटर को फ्री करें जो malloc और calloc के एड्रेस को होल्ड कर रहा है by using free function. So syntax is free ptr. By this statement आपका जो वो मेमोरी होगा वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग प्रोग्राम के एंड में यूज करते हैं। तो अगर आप ये देखना चाहें प्रोग्राम के एंड में, सो इफ हियर अगर आपको ये करना होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम के एंड पे जाके वी हैव टू राइट फ्री। किसको फ्री करेंगे, यहाँ देखिए पॉइंटर किस नाम से है, पी नाम से है, क्योंकि ये मैलॉक जो भी है वो एड्रेस अपना किस में स्टोर कर रहा है, इस पी नाम में। तो इस पी पॉइंटर को आप लास्ट में फ्री कर दीजिए, दैट्स इट, ओके। ये काम था आपको फ्री करने का और ये काम प्रोग्रामर का है एट द एंड, और इन बिटवीन आप कर सकते हो अगर आपको जरूरत नहीं है तो। सो ये तो हो गया, तीन फंक्शन हम लोग जान लिए, मैलॉक, कैलॉक एंड फ्री। सपोज जैसे मैंने 5 इनपुट किया सेकंड कैलॉक का यूज करके, अब मुझे जरूरत था कि मुझे और 5 एलिमेंट इनपुट करने थे रन टाइम पे ही। तो बट आपने तो मेमोरी 5 ही क्रिएट किया, तो हम अपने रन टाइम मेमोरी का जो क्रिएशन हुआ है बाय यूजिंग मैलॉक और कैलॉक, we can also increase the size by using another function that is called reallocate. So reallocate stand for reallocation of memory. Reallocate can add or delete the memory which is created by the malloc or calloc while leaving the original content as it is. तो reallocate आपको क्या करता है कि रन टाइम पे जो भी आपने मेमोरी क्रिएट किया है अगर उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, सो गो फॉर रीएलोकेट फंक्शन। अब रीएलोकेट फंक्शन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपने कंटेंट पहले रखा है उस पॉइंटर में, पॉइंटर के थ्रू उस कंटेंट को वो एज इट इज रखेगा, बाकी के जो भी कंटेंट आप ऐड और डिलीट करेंगे वो उसके बाद होगा। सो सिंटैक्स इज ptr इज इक्वल टू reallocate ptr कॉमन न्यू साइज। तो यहाँ पर हम भी दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। सो reallocate also need 2 आर्गुमेंट। सो फर्स्ट आर्गुमेंट इज द पॉइंटर, वो पॉइंटर जिसमें मैलॉक और कैलॉक के एड्रेस को आपने होल्ड किया है, उसकी मेमोरी को आप इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, वो पॉइंटर, और न्यू साइज, या आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, और उसको पॉइंटर पे असाइन कर दीजिए। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि एक नया मेमोरी स्पेस क्रिएट होगा ऑफ न्यू साइज जो आपने बताया है, और इस न्यू साइज में बी लार्जर और स्मॉलर देन द प्रीवियस मेमोरी। अब वो जो पॉइंटर क्रिएट होगा जरूरी नहीं है कि उसी एड्रेस पे वो क्रिएट हो, ठीक है। तो ये था बेसिक ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग देयर 4 फंक्शन मैलॉक, कैलॉक, फ्री एंड रीएलोकेट। आपने इस वीडियो लेक्चर में उसके सिंटैक्स को देखा, एक सिंपल सा प्रोग्राम देखा। बाकी इन फंक्शन का यूज करके हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे।
और उन प्रोग्राम्स को देखेंगे कि कैसे हम लोग रन टाइम पे मेमोरी का यूज़ करेंगे क्रिएट करने के लिए। ओके, सो थैंक यू।